नमस्कार। कुछ साथी, हमारे शुभचिंतक, हमारे दोस्त, युवा मित्रगण ने मुझे सलाह दिया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और कभी-कभी मुझे भी लगता है कि चुनावी राजनीति में भी आना चाहिए अपनी बातों को रखने के लिए। दुर्भाग्य से आप जानते हैं कि मेरा ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि मैं हर चीज़ को निगल लूं। अगर जो बातें मुझे अच्छी नहीं लगती तो परिवार में भी मेरा विद्रोह होता है, जो कि राजनीति में होती नहीं। राजनीति में सब कुछ को आत्मसात करना पड़ता है, इसलिए शायद मैं राजनीति में फिट नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आई एम टोटली फेलियर इन पॉलिटिक्स, और ये सच्चाई है, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि आप मुझे दो बात सुना देंगे और मैं सुन करके चला आऊँगा। या तो मैं काम करके आपको जवाब दूंगा, या अगर कोई कमी होगी तो उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और राजनीति मेरे हिसाब से आज के दिन में सेवा कम, व्यवसाय ज़्यादा हो गया है। तो मैं कहना चाहता हूं अपने तमाम मित्रों को कि दाल रोटी चल रही है, व्यवसाय है, अपना काम धंधा कर रहे हैं। हमें राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं जाना है। अगर मेरा पैसा कमाना ध्येय है तो मैं जहां हूं वहां ठीक है। इसलिए मैंने एक दिन एक पोस्ट में लिखा भी था कि जो व्यवसाय में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं उन्हें राजनीति में जाकर के किस्मत नहीं आजमानी चाहिए। कुछ लोग पैसा हो जाने के बाद पद और प्रतिष्ठा के लिए भी राजनीति में जाते हैं, मैं उसमें से भी नहीं हूं। आपको पता होगा कि 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले जो कुछ थोड़े से पैसे थे, मैं प्रधानमंत्री जी से इतना प्रभावित था कि मैंने भी कुछ काम वाम करना शुरू किया, कुछ सेवा करना शुरू किया। लेकिन क्या काम करने से और सेवा करने से, अपने मद से पैसा खर्च करने से जनता वोट देती है? बिल्कुल नहीं देती। ऐसा हमारे साथ हुआ है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हम जिसको आज कार्यकर्ता कहते हैं, एक व्यक्ति जो पूरी जीवन अपने जीवन में कांग्रेसी रहा, उसको अचानक कांग्रेस से ला करके भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती है और उसके कार्यकर्ता लग जाते हैं और उसको चुनाव जिता देते हैं। ये सच्चाई आप सब लोगों ने देखा है। एक वार्ड मेंबर, जो एक वार्ड का मेंबर है, उसके भी वोट की कीमत लगती है, बोली लगती है कि हरिनारायण चौधरी ने कितना दिया, राजीव रंजन ने क्या, और पैसा लेने के बावजूद भी वो वोट देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे लोकतंत्र में जो जनता विकास की बात करती है और समाज के कुछ लोग वोट मैनेज करने का काम करते हैं, पैसों पे खरीदने का काम करते हैं। आज चुनाव आया है, मैं गया था अभी, लोगों से, मैंने अपने साथियों से मैंने पूछा, उसने कहा कि भैया दारू, पैसा और मांस, ये तीन चीज चाहिए नीचे तबके के लोगों का वोट लेने के लिए। मैंने बोला यार दारू तो बंद है। बोला नहीं नहीं, आप ऑर्डर दे दीजिएगा, जिस कंपनी का दारू कहिएगा, जहां कहिएगा वो पहुंचा देंगे, थोड़ा रेट ज्यादा लगेगा। मैंने रात में चिंतन किया कि भाई राजीव, कहाँ तुम्हारा ये गुजारा होने वाला है, मेरे से ये तो नहीं हो सकता। मैं कुछ पैसे गरीबों को कल्याण के लिए, स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए मैं खोल सकता हूँ, लेकिन दारू और पैसा देके, गोली चलवा करके राजनीति मेरे से नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि मैं टोटली असक्षम हूँ आज के वातावरण की राजनीति में। बदलेगा युग, शायद तब हम ना होंगे, आप होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, शायद उसको इसका फल मिलेगा। और दूसरी बात यह है, युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज होता है, तो उसके लिए नेटवर्किंग चाहिए। मैंने लोगों को कहा कि देखो, किसी पार्टी ने तो मुझे टिकट दिया नहीं,
अब मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल है और पप्पू यादव जी की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। अभी एक नई पार्टी आई है आशुतोष जी की। अब मेरी पार्टी पर आप बोलेंगे, मेरी पार्टी का अभी वो नवजात शिशु है, अभी ऊपर उठाया नहीं है। शायद चुनाव के बाद मैं उसको, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। अब जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा 1, 2, 3 एनडीए में इनका भाव। अभी एक मुकेश सहनी जी की भी दुकान खुल गई है, वो भी हैं बेचारे, ठीक हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि विभूतिपुर में मुकेश सहनी जी किसके साथ जाएंगे, जदयू के साथ जाएंगे या लोजपा के साथ जाएंगे, उनके मतदाता किस तरह मतदान करेंगे, या फिर महागठबंधन की ओर जाएंगे। महागठबंधन का वोट जो है, माई समीकरण अभी इंटैक्ट है, अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन माफ करेंगे, ये जो वोट है, ये जो वोटों का जो कैलकुलेशन चल रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि इसका ध्रुवीकरण किस तरफ होगा। तो मैंने मना कर दिया, इसलिए मना किया कि मैं 5 साल 2015 से 2020 के लिए किसी गांव में नहीं गया, उनके दुख सुख में मैं नहीं हूं, मैंने उनके लिए कोई काम नहीं किया। आज किस मुंह से मैं उनके दरवाजे पर जाऊं कि मुझे आप वोट दीजिए और मैं जीत जाऊंगा तो आपकी, जैसे नेता तरह तरह का वादा करते हैं। थोड़ा सा पप्पू यादव जी की तरफ मुखातिब होता था, पता नहीं वो कहां से एक रावण के साथ गठबंधन करके चले आए। उपेंद्र कुशवाहा जी का बहुत सम्मान है, वो भी वो 15 मिनट में औकात दिखाने वाले ओवैसी को साथ ले आए गठबंधन में। आज एक मित्र ने लिखा है फेसबुक पर, जब घर में ही विभीषण हो तो फिर बात किसका। मैं पूछना चाहता हूं, विभीषण तो रावण के घर में था, तो यहाँ रावण कौन है? वो हिंदू पुत्र हैं, बछवाड़ा से आते हैं, नाम भी बोल देता हूं, नहीं बोलूंगा, इतने में वो समझ जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, मेरा क्या हक है आपसे जाकर के वोट मांगने का, लेकिन इतना हक मेरा जरूर है कि आपको सचेत करने का, आपको बताने का। वैसे तो आपको जिसको मर्जी होगा वोट देंगे, आप मालिक हैं, लेकिन सच्चाई का साथ दीजिए। इनका कोई चरित्र नहीं है, अपना वोट नोटा पे दबा दीजिए, वो भी ऑप्शन है। लेकिन अगर किसी उम्मीदवार के उम्मीदवारी से आप खुश नहीं हैं, उसके काम से खुश नहीं हैं, उसके विचारधारा से खुश नहीं हैं, तो आपको सोचना चाहिए। सिर्फ जाति के नाम पर जो राजनीति होती है, उसी का परिणाम आज बिहार भोग रहा है। कोई भी नेता आज विकास, रोजगार के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। बात किस पे आ गई? फिर जाति पे। ठीक है, भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग कम हैं संख्या में, लेकिन दिल पे ज़्यादा ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को ये सोचना चाहिए कि हम लोग तो कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस की दुर्नीति, उसकी नेतृत्वहीनता, और उस समय 95 में लालू प्रसाद यादव के समर्थन देने पे, जब पूरे बिहार में उत्पात और कोहराम मचा हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे करके उनकी सरकार बचाई थी, हम उसी समय अलग हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी में आए। कम से कम मान सम्मान और स्वाभिमान की बात होनी चाहिए थी। तो मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके बीच कोई काम किया नहीं, मैं कभी आपके बीच आया नहीं, और आपका जो आशीर्वाद स्नेह सोशल मीडिया के द्वारा मिलता है वो मुझे अच्छा लगता है। एक राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक सोच और एक विचारधारा रखने वाला व्यक्ति तो हर हमेशा आप अपने आप से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। मैं भी आपके साथ कनेक्ट होता रहता हूं। प्रधानमंत्री जी भी अपनी मन की बात रखते हैं और हम लोग बड़े चाव से सुनते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी क्या कहने वाले हैं। उनका ही एक प्रशंसक अपनी विचारधारा, अपनी विचार को रख रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप नाराज नहीं होइए मेरे से। मैं एनडीए या महागठबंधन के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ नेताओं के चरित्र, विचारधारा, सिर्फ सत्ता प्राप्ति, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ चाहिए सत्ता।
किसी भी तरह से आए सत्ता। एक बड़ा अच्छा नारा आया है, आत्मनिर्भर बिहार। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भाजपा खुद ही आत्मनिर्भर नहीं है तो आत्मनिर्भर बिहार कैसे होगा, वो खुद ही नीतीश कुमार जी पर निर्भर है। बात कुछ हद तक सही है। जिस पार्टी के इतने सदस्य हों, इतने कार्यकर्ता हों, इतना बड़ा संगठन हो, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको भी चुनाव जीतने के लिए चुनावी रणनीति में अपनी बलिदान देना पड़ता है। उनके नेता जो प्रतिष्ठित नेता हैं वो छोड़ करके लोजपा का दामन थाम लिए, उनसे तो कोई पूछता नहीं है। हमरे जैसे कार्यकर्ता को कहता है आप प्लुरल्स में चले गए, आप जनता दल यूनाइटेड, आप भाजपा। भाई साहब माफ़ कीजिएगा, जिस व्यक्ति को लोजपा ने आज विभूतिपुर में उम्मीदवार बनाया है, काफ़ी वरिष्ठ हैं हमारे से। राजनीतिक लालसा और सत्ता की चाहत क्या होती है, आज उनका सोशल मीडिया पे मैंने तस्वीर देखी। मुझे नहीं लगता कि वही ठाकुर जी हैं जो 2000 में आज से 20 साल पहले थे। कम से कम टिकट ही लेके आए तो अपना बेटा भतीजा वगैरह को लड़ा लेते। इस उम्र में अब राजनीति करने का क्या है, अब तो उनका रिटायरमेंट का है। लेकिन चूंकि वो एक बार वहाँ के विधायक रह चुके हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि विभूतिपुर में पानी बहुत बह चुका है। अब वो ज़माना नहीं है जो ज़माना आपके चुनाव में हुआ करता था। एक बार आपने हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, वैसी राजनीति, वैसी सत्ता की चाहत और उतनी व्यग्रता हम में नहीं है। हम अपनी उपस्थिति समाज में दर्ज कराए। दोस्त, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, सुनते हैं, आप हमें सम्मान देते हैं। राजीव एक सम्मान का भूखा है, एक गिलास पानी का भूखा है। पैसा तो मैं कमाता हूँ, मेरे से चोरी नहीं हो सकती। मैं दारू और शराब में चाहे राजनीति करूँ या ना करूँ, करता कहाँ हूँ राजनीति, तो मैं करता नहीं हूँ। हाँ, सब लोग लिखते हैं, सब लोगों की बातों सुनता हूँ, टीवी मीडिया पे देखता हूँ, सुनता हूँ, तो बोलता हूँ। उसी जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य नीतीश कुमार जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद जी, रामविलास पासवान जी और पता नहीं कितने लोग, सुशील मोदी जी, वो भी बोलते हैं कि हम भी जेपी आंदोलन से आए हैं। तो लालू प्रसाद खराब हो गए, नीतीश कुमार बढ़िया हो गए। यही नीतीश कुमार जब पिछली बार राजद के तरफ चले गए थे तो भाजपा वाले क्या क्या भाषण देते थे। जदयू का मतलब जनता दमन कुछ ऐसे ही पार्टी थी, और वो कहते थे भारत जलाओ पार्टी। हंसी आती थी। अभी भी भाषण, चूंकि कोरोना काल है, अच्छे अच्छे भाषण सुनने को मिलेंगे नहीं। हम मूर्ख हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं, हम समझते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, फिर भी हम उनका झंडा लेकर के चलते रहते हैं। बहुत सारे साथियों ने अभी हिंदू पुत्र लिखना शुरू कर दिया है। मेरा सलाह है, ये भारत सबका है, ये देश सबका है। गलत तत्वों का विरोध जरूर होना चाहिए। और ये चुनाव के समय ये बयानवीर जो कांग्रेस पार्टी और विरोध विपक्ष के हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, शशि थरूर और वो एक मणिशंकर अय्यर जी, ओवैसी, ये सारे के सारे गैंग जो हैं ये चुनाव के तरह समय सक्रिय हो जाते हैं। ये बयानवीर गैंग हैं और पता नहीं इनसे बयान दिलवाया जाता है या ये खुद ही बयान देते हैं। अब देखिए, फारूक अब्दुल्ला कहता है चीन की मदद से हम धारा 370 को खत्म करवाएंगे। जो खुद जेल में बैठा हुआ था, मोदी जी की अनुकंपा पर निकल करके आया और अब मोदी जी के खिलाफ बोलता है। क्या हमारे देश का कानून ऐसा है कि उसे इस बात की इजाजत देता है? तो क्या मैं यह ना समझूं कि यह मैच फिक्स है? ये मैच फिक्स है। कन्हैया जैसा व्यक्ति ने क्या क्या बोला। जिस व्यक्ति ने आज हम पर तीखा हमला किया है, जरा उसकी हिम्मत है तो कन्हैया पर करके दिखावे। उसने क्या नहीं बोला, लेकिन 2.5-3 लाख वोट लाया है। जनता ने उसके वक्तव्य पे भी मोहर लगाया है। ये सच्चाई है, इसको आप झुठला नहीं सकते। वो अलग बात है कि मोदी जी के नाम पर और आगे भी नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना बड़ा चेहरा है कि उसके
नीचे आगे पीछे कोई नहीं है। सचमुच हमारा प्रधानमंत्री, हमें गर्व है कि एक ग्लोबल लीडर है, लेकिन उनके नीचे कार्य करने वाले लोग जो अनुकंपा पर जीत के गए हैं, जिनको लगता है कि हम बहुत बड़े नेता हो गए हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए मोदी में और आप में फर्क है। आप उस कद को नहीं पा सकते। आपने तो इतनी दिखा दी कि आपने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा, हमारे समाज को किसी लायक नहीं छोड़ा, और हमारे समाज के लोग तीखी आलोचना कर रहे हैं। जीवन भर क्या किए हैं मैं 20 साल से आपको देख रहा हूं। ठीक है, मैं चुनाव में नहीं हूं, लेकिन आपके बीच रहूंगा, आऊंगा, अपनी बात को रखूंगा। ये हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है। मेरा काम है अपने युवाओं के बीच जाना, उनको समझाना, उनको बताना कि तुम सही और गलत का चुनाव करो, और अगर तुम्हारे नेता ने तुम्हारे ऊपर कुछ थोपा है तो उसका विरोध करो। फिर जब देश की बात आएगी तो हम देश की बात करेंगे। मैं समझता हूं जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, मैंने सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए नित्यानंद जी का समर्थन किया था कि बिहार का मुख्यमंत्री नित्यानंद राय को होना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव खराब है, नित्यानंद जी ठीक है, शील राय पहले खराब थे अब ठीक हो गए। ये बात तो समझ से परे है। कुशवाहा को मात देने के लिए यादव को लाए हैं कि यादव को मात देने के लिए कुशवाहा है। आज बड़ा हंसी आई हमें कि हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने एक बयान दिया कि अगर महागठबंधन जीतता है तो आतंकवादियों का पनाह बन जाएगा बिहार में। अरे आतंकवादी जम्मू कश्मीर में है, उसको आने के पहले मंत्री जी पंजाब, हरियाणा और सबसे बड़ा जोगी जी को क्रॉस करना पड़ेगा। वो बाबा जोगी जी बैठे हैं, उसको वहीं ठिकाना लगा देंगे, बिहार में नहीं आएगा। और बाकी बिहार के लोग जो हैं, मैं पूछना चाहता हूं गृह राज्य मंत्री जी, कितनी हत्याएं हुई है समस्तीपुर में आपकी कंस्टिट्यूएंसी में, और कितनी बार आप धरना प्रदर्शन और विरोध किया है आपने? आपको चिंता थी? कितने नौजवान मारे गए हैं, सरेआम गोलियों से भून दिया गया है, और आज आप आतंकवादी की बात करते हैं। पहले इन आतंकवादियों से तो लड़िए जो सरेआम चौराहे पर AK-47 से गोली से भूज करके चले जाते हैं। आज किसको ठग रहे हैं आप? क्या बयान दे रहे हैं? आपका बयान, आपकी सोच, माननीय सांसद जी, आपको मुबारक हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।